Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, so I have to take till 1. There will be no third class today. So we'll start from the folk system call, which we have left. आप लोग का उसमें कहाँ तक हुआ था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में? आई हैव डिस्कस थर्ड एल्गोरिथम राइट ऑन इन ऑनलाइन मैम थर्ड हो गया था. हो गया था ना. सो वी आर कंप्लीटेड विद दैट. सो वी कैन start with folk system call because we have extra time so we can utilize that. तो फोक सिस्टम कॉल का जो वीडियो मैंने देखने बोला था आप लोगों को सैटरडे को, आप लोगों ने सभी ने देखा था? Yes, ma'am. जिसने नहीं देखा प्लीज शुरुआत का देख लीजिए. मैं लिंक शेयर कर दी हूँ. जब तक मैं डिजिटाइजर कनेक्ट कर रही हूँ, जो नहीं देखे वो देख लीजिए. विल डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन. आई विल नॉट डिस्कस कि फोक सिस्टम कॉल में कैसे होता है. शुरुआत का 5 to 6 मिनट्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए.
Okay, shall we start? I think almost सभी ने देखा होगा पहले. कोई ऐसा जो भी देख रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड हियर. कोई नहीं देख रहा. ओके देन. तो मुझे बताते जाओ आप लोग, फोर्क सिस्टम कॉल का क्या कंसेप्ट है, किस लिए यूज होता है, व्हाई डू वी यूज फोर्क सिस्टम कॉल? रोमान, व्हाई डू वी यूज फोर्क सिस्टम कॉल? रोल नंबर 41, सेक्शन ई, रोमान कुरैशी. एब्सेंट. ओके. अल्पना टिरके, रोल नंबर 5, सेक्शन ई. यस मैम। क्यों यूज करते हैं फोर्क सिस्टम कॉल? Why do we use fork system call? What is the main thing? क्या काम है fork system call का? अल्पना. मैम एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए. ओके, ठीक है. देवेंद्र, रोल नंबर 14. यस मैम. आपने देखा वीडियो? नो मैम. हम्म. नो मैम. और अभी देख रहे थे यस. तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किए कि आप देख रहे हो? मैम मैं देख ही रहा था, मैं फिर टैब चेंज नहीं किया. कितना क्या समझे अभी तक जितना देखा उसमें? मैम कि फॉग सिस्टम जो है वो एक एक न्यू कॉपी बनाता है, मतलब प्रोसेस की copy बनाता है. हाँ हाँ, डुप्लीकेट जो करंट कॉलिंग प्रोसेस होता है उसके एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है वो बस. और क्या पढ़ा? मैम जॉनसन कुमार, आप देखिए. देवेंद्र, जॉनसन कुमार, नमन सिंह, रोल नंबर 31, नमन सिंह. यस मैम. बताइए क्या समझे फोर्क सिस्टम कॉल से? यस नमन. मैम नया प्रोसेस बनाने के लिए यूज होता है. बस मैम अभी नहीं समझे. और और मैम नहीं देखा था ना अभी तक 3 दिन में ये वीडियो? मैम हम एक दिन तो हम एब्सेंट थे मैम, हम थे नहीं है. संडे बीच में सभी एब्सेंट थे. सैटरडे शेयर किया था मैंने. आज थर्ड डे है. यस मैम. क्या मतलब ऐसे पढ़ाने का? सब फालतू बात है कि YouTube में सब मिल जाता है, सब चीज पढ़ने मिल जाता है, क्लास नहीं अटेंड करो तब भी हो जाता है. ऐसे आप करोगे तो आप कहीं पर भी, आपको कितना भी अच्छा रिसोर्स मिल जाए, आप नहीं पढ़ पाओगे. आप सभी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, जो भी इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. अगर आप सैटरडे नहीं देख पाए तो आप संडे देख लेते, संडे नहीं देख पाए तो आप मंडे देख लेते, नहीं तो आज सुबह देख लेते.
तभी तो आपको 15 मिनट्स का टाइम मिला होगा कि 2 वीडियो मैडम ने बोला था देख लेते हैं। और मैंने ये भी बोला कि सैटरडे मैंने सुबह शेयर किया, इसलिए मैंने सैटरडे उसकी क्लास नहीं ली, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे। दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जब बोला तब हो जाएगा, जरूरी नहीं। आई गेव टाइम, बट स्टिल। So force system call is used to create new process। बहुत ही शॉर्टकट में मैं बताऊंगी, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है, जिनको जिसने पढ़ना है वो समझ जाएगा। फोर्थ सिस्टम कॉल, इट कंटेन्स नो आर्ग्यूमेंट इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। When a process creates or calls a system call which is known as fork system call, it creates a new child process, okay। There is a parent process। जब fork system call फंक्शन के अंदर किसी भी उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी फोर्क सिस्टम कॉल आया, मतलब ये एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, एंड दिस चाइल्ड प्रोसेस विल बी शेयरिंग द एड्रेस स्पेस ऑफ दिस इट्स पेरेंट प्रोसेस, डिपेंड्स, ठीक है। एड्रेस स्पेस शेयर करेगा, डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन में बी शेयर्ड, मे बी इट इज अ थ्रेड प्रोसेस, maybe it is doing some of the task of the parent process that has to be completed before termination of the parent process, or maybe some of the parallel task it is doing, ठीक है। पेरेंट भी साथ में काम कर रहा है और चाइल्ड भी काम कर रहा है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम यही पढ़ने वाले हैं कि पेरेंट भी एग्जीक्यूट कर रहा है और चाइल्ड भी एग्जीक्यूट कर रहा है। इट इज अ थ्रेड विच इज शेयरिंग द एड्रेस स्पेस ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके पास भी सेम कोड आता है, उसके पास भी सेम कोड है, बट चाइल्ड प्रोसेस को जहां तक पेरेंट एग्जीक्यूट हो गया, लाइक अगर यहाँ पर फोर्थ सिस्टम कॉल हुआ है, इसके पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पेरेंट ने एग्जीक्यूट कर लिए हैं, तो इसके बारे में चाइल्ड को नहीं पता। यहाँ पर अगर फोर्थ सिस्टम कॉल हुआ है तो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे पेरेंट के अंदर, दैट विल बी कॉपीड डायरेक्टली टू द चाइल्ड प्रोसेस। और कॉपी शायद पूरे की हो, लेकिन उसको सिर्फ यही कोड दिखता है कि मुझे सिर्फ ये पता है। नाउ बेस्ड ऑन द कंडीशन, फोर्थ सिस्टम कॉल का जो भी कंडीशन है उसके आगे चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, ठीक। तो देखो, फोर्थ सिस्टम कॉल डजंट कंटेन एनी आर्ग्यूमेंट, एंड जब ये फोर्थ सिस्टम कॉल होता है, कोई भी प्रोसेस इसको कॉल करता है, इट रिटर्न सम वैल्यू, सम इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू दैट इज पॉजिटिव वैल्यू टू द पेरेंट, ठीक है। पेरेंट को क्या रिटर्न करता है? एक पॉजिटिव वैल्यू। व्हाट इज दैट पॉजिटिव वैल्यू? इट इज अ प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। जो नया प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ है, पेरेंट को पता होना चाहिए कि ये जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है इसकी कोई आईडी है, एंड दिस इज द आईडी ऑफ योर चाइल्ड प्रोसेस। So this fourth system call returns positive value or the process ID of the child process to the parent. And what it returns to the child process नया create हुआ है ना, तो उसको भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। So it returns 0 to the child process, है ना। ये फोर्थ सिस्टम कॉल 0 रिटर्न करता है चाइल्ड प्रोसेस को, तो यहाँ 0 रिटर्न होता है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू या फिर प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक। एंड अगर निगेटिव वैल्यू आई पेरेंट के पास, दैट मीन्स चाइल्ड हैज नॉट बीन क्रिएटेड, कुछ ना कुछ एरर आया है। अगर निगेटिव वैल्यू आई, दैट मीन्स देयर इज एरर, चाइल्ड क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपके फोर्थ सिस्टम कॉल का, ओके। और एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मैंने ये बताया, नॉर्मल हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो चाइल्ड प्रोसेस है जहां पर उसको फोर्क किया गया है, उसके बाद की इंस्ट्रक्शंस को ही वो एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस, अगर कंडीशंस हैं तो सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने लिया था। ये सबको समझ में आया तो मुझे बताना आंसर क्या है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, फोर्क सिस्टम कॉल, यहाँ पे कॉल हुआ, एक पेरेंट प्रोसेस है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। सो ओएस कितनी बार प्रिंट होगा बताइए? हाउ मेनी टाइम्स द ओएस वर्ड विल गेट प्रिंटेड? 2 मैम 2 टाइम्स। 2 2 टाइम्स, times, ma'am. ओके। 2 times. 2
सभी ने देखा है ना, 2 टाइम्स कैसे होगा? देखो ये पेरेंट प्रोसेस है, ठीक। पेरेंट प्रोसेस क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? उसका पहला इंस्ट्रक्शन है फोर्क एग्जीक्यूट करना, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन है प्रिंट करना, ओएस को प्रिंट करना, ठीक। जैसे ही पेरेंट ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया वो था फोर्क, और फोर्क जब एग्जीक्यूट होता है इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू टू द प्रोसेस एंड, और ये एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। सो इट इज क्रिएटिंग अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है, जिसमें सेम एड्रेस स्पेस सेम कोड कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक, ये बचा हुआ है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां पर फोर्क हुआ उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से ही चाइल्ड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक। तो पेरेंट भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर फोर्किंग अ चाइल्ड। इट ये फोर्क इसको कुछ पॉजिटिव वैल्यू या प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा चाइल्ड का, और चाइल्ड के पास 0 रिटर्न होगा, ठीक। उसके बाद दोनों के दोनों पैरेलली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे? प्रिंट वाला। ये भी पेरेंट भी वही एग्जीक्यूट करेगा और चाइल्ड भी वही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बार ओएस प्रिंट होगा और एक बार यहाँ पर ओएस प्रिंट होगा, ठीक। और यहीं पर अगर मैं 2 बार फोर्क लगा दूं तो कितनी बार प्रिंट होगा ओएस? 4 बार। 4। 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे लगा दे रहे हैं, दैट इज 2 टू द पावर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, है ना, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस कि नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n। और अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस तो आप कर दीजिए इसमें से एक माइनस, पेरेंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये हर जगह ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, दिस फॉर्मूला विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन देयर इज नो कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन नहीं है तब, कोई भी कंडीशन नहीं है, सिंपल फोर्क लिखा हुआ है और प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं और कहीं कोई इफ कंडीशन नहीं है, एट दैट टाइम यू कैन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ फोर्क, 2 टू द पावर n में लगाइए, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, और ये है नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हमने पढ़ लिया है। तो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज मैं तुमको जो वीडियोस में नहीं है वो भी बताऊंगी, वो ये कि जब क्वेश्चन में ऑर्डर पूछेगा ना, अगर क्वेश्चन ऐसा है फोर्क इन्वॉल्व है और आपसे पूछा कहीं 2 लिखा हुआ है, कहीं 3 लिखा हुआ है, कहीं 1 लिखा हुआ है और आपको बोल रहा है किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, तो उस ऑर्डर को जानने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमको ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी ग्राफ आपने देखा होगा वीडियो में, प्रोसेस के बाद मैं चाइल्ड फोर्क करती हूँ और फिर वही स्टेटमेंट्स को कॉपी करती हूँ, ठीक है, व्हेन देयर इज नो इफ कंडीशन। इफ कंडीशन भी है और अगर छोटा सा है तो आप उसी से कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा तो भी आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर आपको सीक्वेंस निकालने बोलेगा ना, वहां पर वो जो मेथड मैंने वीडियो में डिस्कस किया है वो प्रॉब्लम कर सकता है, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा कि ये पहले होगा फिर ये बाद में होगा। तो उसको याद ना रखना पड़े तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। उसके नेक्स्ट वाला वीडियो किसी ने देखा था? फोर्क सिस्टम कॉल के बाद जो गेट क्वेश्चन है वो किसी ने देखा है? किसी ने देखा क्या गेट क्वेश्चन वाला जो वीडियो था? नो मैम। नहीं देखा, कोई बात नहीं, विल डिस्कस, और देख लेना क्योंकि मैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपको कंसेप्ट बिल्ड होगा, लेट्स सॉल्व दैट, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। देखो यहाँ पर इफ कंडीशन लग रहा है, आपने जो मेथड पढ़ा है, आप जैसे बॉक्स फोर्क करते हो तो एक नया बॉक्स बनाते हो, आप वैसे ही बनाकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी तक आपने सीखा वीडियो से वैसे ही बनाकर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं सीक्वेंस नहीं पूछने वाली, यहाँ पे सिंपल एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंट होगा, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रिंट करना है। तो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर हमको देखना नहीं कि किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट। तो हम इस वाले हमारे वाले मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो, बताओ मेरे को क्या आएगा। अभी जैसे हमने किया एक क्वेश्चन,
तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को लिखना मत बॉक्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो आप लिखना मत, आपको सिर्फ याद रखना है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। So it is or statement or operator between two fork method. आपको ये बताना है कि OS कितनी बार प्रिंट हुआ। मैम 4 टाइम 4 times। किसका आया 4 times? क्रिश का। किसका आया, किसने बोला आंसर? मैम 3। 3। यस मैम। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाते हैं, सॉल्व करने देते हैं। एक इफ वाला क्वेश्चन तो इस वाले वीडियो में भी था ना लास्ट में, तो उस हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए। और किसी का आंसर आया? मैम 5। 5। ओके, क्या आया तेजस? मैम 5 आ रहा है। कुंजल का 5 आ रहा है। राघव, तेजस, क्या आया? तुषार, नवनीत, मोहित, उर्मी, व्यास, किसी का नहीं आ रहा आंसर? आदित्य, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन देने के बाद समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे प्रोसीड करना है? जस्ट टेल मी फ्रैंकली। प्रियेश, मेरे को व्यास, ओके। लेकिन आप लोगों ने वीडियोस में जब देखा तो समझ में आया? चैट में लिख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियोस में देखा तो आप लोग को समझ में आया, लेकिन अभी क्वेश्चन मिला तो कैसे प्रोसीड करना है ये समझ नहीं आ रहा है। वीडियो भी किसी का थोड़ा ही समझ अनम्यूट में हो आया। गया है। हाँ, मैम वीडियो भी थोड़ा ही समझ में आया क्योंकि मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा था काफी दिनों से, ये अभी इसलिए आज थोड़ा हम सा लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं प्रियेश, ये पहले और कभी क्लास में डिस्कस ही नहीं हुआ है। आई एम गोइंग आउट ऑफ द टॉपिक टुडे। ये क्लास में हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। ये सब बच्चे आज पहली बार मेरे क्लास में फोक सिस्टम कॉल पढ़ रहे हैं। जस्ट शेयर दैट वीडियो इन द व्हाट्सएप इन ऑन सैटरडे, दैट्स इट। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। सी, फोर्क सिस्टम कॉल क्या कर रहा है ये तो समझ में आ गया, ये तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सी इनिशियली पेरेंट प्रोसेस, लेट मी टेक अनदर
कलर इनिशियली जो पेरेंट प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करता है मेन इफ कंडीशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होती इफ फोर्क इफ कंडीशन के अंदर ही फोर्क आता है ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तभी तो इफ के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा देखो ये जो फोर्क है वो इफ के अंदर है राइट एक ही जब अगर ब्रैकेट नहीं होता है ना तो क्या होता है एक ही स्टेटमेंट को हम क्या लेते हैं ये पाइथन तो है नहीं है ना सी का कोड लिखा हुआ है तो ये सिंगल स्टेटमेंट विदाउट ब्रैकेट ये सिंगल स्टेटमेंट ये जो फोर्क है वो इफ के अंदर है लेकिन प्रिंटफ है ना वो प्रिंटफ लिखो या प्रिंट लिखो ठीक है लेकिन ये प्रिंट जो है ये इफ के बाहर है ठीक है ये इफ के बाहर है सही समझे थे ऐसा ही समझे थे कोड ठीक तो इफ फोर्क ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए बताइए कब ट्रू होगा और इस और में कैसा होता है दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो चलेगा। यस और में दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू होना ही है एक ट्रू है तो भी ट्रू होना है ये भी ट्रू है पहला वाला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू होगा बस दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा राइट इसका मतलब ये है कि अगर मैं पहला वाला फोर्क एग्जीक्यूट करती हूँ और मेरा चाइल्ड क्रिएट हो जाता है तो पेरेंट प्रोसेस को पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगी और चाइल्ड प्रोसेस को 0 वैल्यू रिटर्न होगी राइट तो 0 वैल्यू जिसको रिटर्न होगी वो क्या करेगा और स्टेटमेंट में क्या होता है अगर पहला कंडीशन मेरा ट्रू आ जाता है तो आई वोंट गो टू चेक नेक्स्ट कंडीशन इन और पता है ना हम दूसरे वाले को चेक करने के लिए नहीं जाते लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है फर्स्ट वाला तब हम जाते हैं दूसरे को चेक करने के लिए यही कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा ठीक है इफ पेरेंट ने एग्जीक्यूट किया फोर्क किया मतलब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया ये चाइल्ड प्रोसेस अब बताओ ये फोर्क इस प्रोसेस को पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा प्रोसेस आईडी मैं लिख लेती हूँ पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न किया ठीक और चाइल्ड को क्या रिटर्न करेगा 0 ठीक पॉजिटिव मतलब ट्रू है ना पॉजिटिव मतलब ट्रू तो पेरेंट के लिए ये फोर्क ट्रू हो गया इसका मतलब वो नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं जाएगा लेकिन जो अभी अभी इसने फोर्क से एक नया चाइल्ड क्रिएट किया है उसको 0 रिटर्न हुआ है ये 0 है फॉर चाइल्ड तो ये 0 है मतलब ये फॉल्स है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने जाएगा और पेरेंट इस फोर्क को एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा वो डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जैसे ही फोर्क होता है बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द कोड बट यहाँ देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन यहाँ कंडीशन है पेरेंट कब जाएगा ये अगर फॉल्स होता तब पेरेंट भी ये एग्जीक्यूट करता लेकिन यहाँ पर ये ट्रू हो गया और कंडीशन जब भी रहती है तो हम दूसरे कंडीशन को चेक करने जाते ही नहीं है आपने ही बोला एक ट्रू हो गया तब हम जाएंगे अगर ये फॉल्स हो जाता तब ये चेक करने जाते इस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशन में पेरेंट जो है सेकेंड कंडीशन को चेक करने के लिए जाता बट हमारे में फर्स्ट फोर्क स्टेटमेंट में ही क्या हुआ ट्रू हो गया पेरेंट के लिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न किया ये फोर्क किसको पेरेंट को और यही फोर्क एक जो नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसको 0 रिटर्न किया मैंने यहाँ लिख लिया है ठीक तो ये चाइल्ड प्रोसेस जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन इफ कंडीशन चेक करने के लिए लेकिन पेरेंट को जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रू है मतलब आगे वाला फॉल्स हो या ट्रू हो इससे कोई मतलब नहीं है इफ तो ट्रू होने ही वाला है तो ये सीधे डायरेक्टली पेरेंट कहाँ चला जाएगा इफ के अंदर और क्या कर रहा है इफ के अंदर अभी मैं चाइल्ड को नहीं डिस्कस करी मैं सीधे पेरेंट को डिस्कस करें ठीक है तो जैसे ही ये इफ के अंदर जाता है तो एक नया फोर्क स्टेटमेंट फिर से जनरेट करता है दैट मींस आई हैव टू क्रिएट अनदर चाइल्ड इसको मैं C1 दे देती हूँ C2 ठीक एक नया चाइल्ड इस फोर्क से क्रिएट हुआ और ये फोर्क इस चाइल्ड को 0 रिटर्न किया और ये किस और पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू ठीक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई कंडीशन स्टेटमेंट नहीं है तो मैं लिख के नहीं रख रही तो ये पेरेंट जो है यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ये एग्जीक्यूट होने के बाद वो डायरेक्ट बाहर आएगा और क्या प्रिंट करेगा OS प्रिंट करेगा ये पेरेंट का एग्जीक्यूशन हुआ ठीक जो सबसे पहला चाइल्ड था जो यहाँ पर अटका हुआ था ठीक है अटका नहीं था आई मीन वो उसको जब एक सिंगल CPU है तो उसको जब प्रोसेस मिलेगा
उसको जब प्रोसेसर मिलेगा तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, ये। अगर मल्टीपल प्रोसेसर हैं या मल्टीपल कोर्स हैं तो ये सारे प्रोसेसेस अलग अलग पैरेलली भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो C1 है, फर्स्ट वाला जो चाइल्ड है, वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ 0 मिला तो वो दूसरा कंडीशन चेक करने गया, फिर से फोर्क किया तो ये फोर्क करेगा तो फिर एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा ना, फिर से एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, और ये फोर्क इस चाइल्ड को C1 को पॉजिटिव वैल्यू देगा, दैट मीन्स ट्रू वैल्यू हो जाएगी, और इसको 0 रिटर्न करेगा, राइट। जो एक नया चाइल्ड क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ दिस फोर्क फ्रॉम द चाइल्ड प्रोसेस, उसको वो 0 रिटर्न करेगा, जो उसका थंब रूल है कि फोर्क रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू टू द पेरेंट एंड रिटर्न 0 टू द चाइल्ड प्रोसेस। तो इसने पॉजिटिव वैल्यू की, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, दैट इज 1। ठीक है, तो इस चाइल्ड प्रोसेस के लिए क्या हुआ, ये इफ कंडीशन क्या हो गई बताओ, C1 के लिए ये इफ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। हाँ ये वाला हुआ ना, पहला फॉल्स आया और दूसरा ट्रू आया, तो क्या होगा, ट्रू हुआ ना। यस मैम। हाँ, पॉजिटिव मतलब क्या, ट्रू। पॉजिटिव मतलब क्या, जैसे आप बोलते हो ना कि ग्रेटर देन 0, इफ समथिंग इज, जो भी वेरिएबल है, a की वैल्यू इनिशियली 10 है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, दैट इज 10। तो a इज ग्रेटर देन 10, तो पॉजिटिव है, मतलब वो कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है, मतलब ये ट्रू है। तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या रिटर्न होगा, इफ कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स फॉर दिस चाइल्ड, ट्रू। ट्रू होगी ना। तो ट्रू होगी तो क्या होगा, ये भी अंदर जाएगा, ये भी इसके अंदर जाएगा, ये C1, और अंदर जाने के बाद अगेन एक फोर्क कर रहा है। ठीक, तो इस फोर्क को हम C4 का नेम दे देते हैं। ठीक, और ये फोर्क करने के बाद ये क्या करेगा, एक बार यहाँ पर OS प्रिंट करेगा। ठीक, फिर ये जो C3 था, इसको कब क्रिएट हुआ, ये C3 यहाँ पर क्रिएट हुआ, C1 ने यहाँ पर क्रिएट किया था, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसका क्रिएशन का कोई मतलब तो है नहीं, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा इससे और यहाँ OS प्रिंट करेगा। इन द सेम वे C4 कब क्रिएट हुआ, जब ये फोर्क आया, ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द एड्रेस स्पेस कोड में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, प्रिंट OS, ये भी OS प्रिंट करेगा। देन C2 किसने किया था, पेरेंट ने, जब इफ कंडीशन ट्रू हुई थी वो अंदर आया था, तब इस फोर्क को कॉल किया था। तो इस समय इस फोर्क से जो चाइल्ड क्रिएट हुआ था C2, वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो अगेन ये भी क्या एग्जीक्यूट करेगा, printf। तो कितनी बार OS प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 and 5 टाइम्स। ठीक है, अगर ये आपको टफ लग रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, पेरेंट प्रोसेस ने जब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करने आया तो फोर्क किया तो एक पेरेंट बना, जो पहले से था उसको इधर लिखिए लेफ्ट में, और एक नया चाइल्ड प्रोसेस बना C1, ताकि आपको याद मत रखना पड़े, जो लीफ नोड होंगे उस पर ही काम होगा। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताने वाली थी। ठीक है, कंडीशनल में अगर ऑर्डर देखना है तब हम इस रूल का फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे बहुत लंबा ट्री बन जाता है कई बार। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं बताती हूँ, बट अगर आपको सीक्वेंस भी जानना है तो ये इसी मेथड से करने से आपको परफेक्ट आंसर मिलता है, इस मेथड से आपको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इधर इससे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, पेरेंट प्रोसेस ने जैसे ही फोर्क किया तो 2 प्रोसेस बने, एक पेरेंट खुद और दूसरा नया चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ये पेरेंट प्रोसेस को पॉजिटिव रिटर्न हुआ और चाइल्ड प्रोसेस को 0 रिटर्न हुआ, क्योंकि पॉजिटिव है तो इफ कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई, ये अंदर आ गया और एक नया फोर्क, इस चाइल्ड को मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक, ये नया जो पेरेंट है इसने क्या किया, एक और फोर्क किया C2, तो ये P एंड एक नया फोर्क किया तो C2। ठीक है, एक नया चाइल्ड, इससे इस फोर्क से ये C2 क्रिएट हुआ, ये भी पेरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, अब तो इसके पास सिर्फ प्रिंट करना है, OS को यहाँ पर प्रिंट करेगा, और जो प्रोसेस यहां से क्रिएट हुआ है C2 वो भी OS को प्रिंट करेगा। एंड द C1, यहाँ पर जब पेरेंट यहाँ पर आया था तो जो C1 था जिसको 0 रिटर्न हुआ था,
अगर ये फॉल्स है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करने जाते हैं, तो जब ये C1 नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करने गया तो इसको क्या मिला, फोर्क करना पड़ा, फोर्क किया तो एक नया फिर से हम बनाते हैं, ये C1 यही लिखते हैं और जो नया चाइल्ड क्रिएट हुआ हम उसको यहाँ लिखते हैं, तो अब C3, ठीक है, टोटल चाइल्ड C3, जितने नंबर ऑफ काउंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो जाएंगे, तो C3 यहाँ लिखा, C1 को एज इट इज लिखा और इधर C3, दो नोड निकाले है ना हर एक फोर्क में। तो ये C1 क्या हुआ, C1 के लिए क्या हो गया देखो, यहाँ पे लिख लेते हैं, C1 के लिए 0 था और यहाँ पॉजिटिव था, तो ये क्या हो गया, टोटल ट्रू हो गया। तो C1 क्या करेगा, अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो क्या होगा, फिर से एक फोर्क करेगा, तो फिर से जब एक फोर्क करेगा, देखो ऐसे लेवल मेंटेन करना पड़ेगा है ना, C1 और फिर एक C4, ठीक, ऐसे ही होगा, am I right? ठीक, तो ये C1 अब क्या करेगा, OS प्रिंट करेगा, C4 क्या करेगा, OS प्रिंट करेगा, C3 क्या करेगा, एक C3 कौन सा है, C1 ने जब फोर्क किया था यहाँ पर तब ये C3 क्रिएट हुआ था, तो ये क्या करेगा, ये तो डायरेक्टली यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है ये C3 यहाँ पर हुआ, इसके लिए तो, और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ के अंदर नहीं है ना, इफ के बाहर वाला इंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे एक नया चाइल्ड प्रोसेस इस फोर्क से जो बनेगा उसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रिंट के बाहर वाला, व्हाट इज दैट, OS। तो ऐसे भी करोगे तो आपके लीफ नोड में कितने बार प्रिंट हुआ वो आप निकाल सकते हो। तो यही मैं तरीका आपको बताना चाह रही थी, अगर यही चीज ये जो मेथड है, इसी मेथड से इस तरीके से अगर ट्री बनाओगे तो ऑर्डर, अगर ये बोलता कि अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट होते तो कौन किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ है वो आप यहाँ से देख लेते, हमेशा लेफ्ट से काउंट करते और ये इस ऑर्डर में देखकर आप बता देते, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर है नहीं तो आप सीधे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो जिस भी तरीका, जो भी तरीका आपको इजी लगा उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर, कोई डाउट है तो अभी पूछिए, एक के बाद एक डाउट पूछिए, आई वॉन्ट दैट डाउट्स। मैम लेफ्ट वाले में डाउट आ रहा है, उसके बाद क्लियर वापस समझा देंगे। आपको फर्स्ट समझ में आया, यस मैम। फर्स्ट से बन जाता है अंकित, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप फर्स्ट से बनाइए, ओके मैम। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट से क्वेश्चंस बन जा रहे हैं तो इट्स बेटर, मैं भी फर्स्ट ही सॉल्व करती हूँ, लेकिन अंकित सेकंड हमको लाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ना ऑर्डर दिया होगा, मैं आऊंगी उस क्वेश्चन में, तब हमको ना ऐसा करना पड़ेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ये आपके लिए और इजी कर देता है। हमको हर हर एक फोर्क में दो न्यू चाइल्ड क्रिएट करना है, एक पहला वाला ही रहने देना है और दूसरा वाला, तो ऊपर जो हमारा रूट नोड है उसके बाद जो नोड्स के इंटरमीडिएट जो नोड्स हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लास्ट में जो लीफ नोड है बस उसको ध्यान देना है, समझे, आएगा समझ में। अभी तुमको अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तो आप ऐसा, आपको अगर सही लग रहा है फर्स्ट वाला मेथड आप उससे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर उससे भी करेक्ट आएगा, ठीक, लेकिन सेकेंड वाला करना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चन में, अगर उसमें भी आप इसी से सॉल्व कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आप अगर कर पा रहे हो तो कोई 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 बात नहीं है सेकेंड वाला आपको जानने की, ठीक है। और कोई डाउट पूछिए, अभी समझ में आया क्या प्रियेश, प्रियेश व्यास, यस मैम। यस आया, मैम आ गया। ओके आया, तो अभी एक और क्वेश्चन दूं फिर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे, Yes, सेम और ऑपरेटर की जगह आप एंड ऑपरेटर लगा दीजिए, यहां पर और ऑपरेटर की जगह एंड ऑपरेटर, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं, एंड मेन इफ अब ध्यान से करना, देखो एंड है, एंड में क्या होता है, ट्रू होगा तब भी वो सेकंड में चेक करने जाएगा, राइट, ऐसा नहीं कि पहला ट्रू हो गया तो पेरेंट जो है सीधे अंदर चला गया इफ के, ऐसा नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन चेक होना जरूरी है, बाकी सब सेम। प्रिंट एफ इफ के बाहर है, ओएस को प्रिंट करना है, कितनी बार ओएस प्रिंट हो रहा है ये आप मेरे को बताओगे, कोई भी मेथड से आप सॉल्व करिए, बस करेक्ट करना इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ये वो लोग सॉल्व करेंगे जिनको एंड वाला समझ में आ गया, एंड फॉर दोज जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं और थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन मैं उनको बताती हूँ। ठीक है, एक मिनट, मुझे खुद देखना पड़ेगा। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करिए जिनका थोड़ा थोड़ा भी क्लियर हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं समझ में आया, तो वो ये वाला पहले सॉल्व करो। मेन वीडियोस में है लेकिन आप लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं। फोर्क इफ, सेमीकोलन वगैरह पे ध्यान देना, हम सीडो कोड लिख रहे हैं, ठीक है, मत ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे आपको आउटपुट उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इफ ऐसा है p इज ग्रेटर देन 0, p की वैल्यू यहां से आएगी, ठीक है, फोर्क, तो फिर से एक बार फोर्क होगा और यहाँ पे प्रिंट CSE होगा, ठीक है, और बाहर आके यहां पर एक प्रिंट है, इफ के बाहर एक प्रिंट है, दैट इज BIT, ऐसा। तो आप ये पहले सॉल्व करो, जिनको अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ वो पहले ये सॉल्व करके देखेंगे तभी एंड वाले में जाएंगे। आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, आई एम लिसनिंग। किसी का आंसर आया? कोई भी मैम जिसने फर्स्ट पहला, वाले का आ गया, फर्स्ट मतलब फर्स्ट का 4 आया। एंड वाला। एंड वाला, क्या आंसर आया? OS कितनी बार प्रिंट हुआ? मैम 4। 4। 4 कम हो गया? मैम 5 ही आ रहे हैं। इसमें भी 5 आ रहा है।
ओके, देखिए सॉल्व करके। और इधर वाला किसी ने सॉल्व किया? कितनी बार प्रिंट हो रहा है बीआईटी और कितनी बार प्रिंट हो रहा है सीएससी? पहले ये वाला कर लो, बीआईटी सीएससी वाला आंसर बताओ, फिर उसको मैं रब करके ये वाला सॉल्व करेंगे। बना किसी से? किसी ने ये ट्राई किया क्या, या नहीं बना वो भी बताइए। कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए फर्स्ट एंड वाले में? मैम 3। 3 हुए, तो 4 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। यस मैम 4 आ रहा है। यस मैम 4 आ यस रहा है। मैम 4 टाइम प्रिंट 5 हो रहा है। 5 आ रहा था ना किसी का? नहीं मैं समझ गया, मैं थोड़ी गलती कर दिया था। गलती कर दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है ना? तो देखो इसमें क्या है, मैं इसी को सॉल्व करती हूँ पहले। इधर तो कोई बनाया नहीं है तो उसको क्या डिस्कस करना, कोई बनाना ही नहीं चाह रहा। तो पेरेंट प्रोसेस कौन से वाले मेथड से किए, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वन। मैम फर्स्ट वाला। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मेथड से करते हैं। पी जो है पेरेंट प्रोसेस है, इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करने आता है, फोर्क को एग्जीक्यूट करता है तो एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है, मैंने उसका नेम दे दिया C1। C1 को ये फोर्क रिटर्न करता है 0 और पेरेंट को रिटर्न करता है पॉजिटिव मतलब ट्रू, और बीच में लगा हुआ एंड, मैं यहाँ भी लिख लेती हूँ एंड। ठीक, जब पेरेंट एग्जीक्यूट करता है क्योंकि पॉजिटिव आया तो इट विल गो फॉर नेक्स्ट कंडीशन आफ्टर एंड ऑपरेटर, उसको भी चेक करने के लिए जाएगा, वो भी फोर्क स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो भी फोर्क स्टेटमेंट है, इसको तो पॉजिटिव ही आएगा, और जो नया चाइल्ड क्रिएट होगा C2 उसको 0 रिटर्न होगा। ठीक है, इस नए चाइल्ड को तो किसी चीज से रिलेशन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए इस चाइल्ड C2 के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, सीधे इफ के बाद वाला, दैट इज प्रिंटफ C2 के लिए, है ना, क्योंकि वो लास्ट वाले फोर्क से आया है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशनल है तो पेरेंट गया इफ के अंदर और चाइल्ड गया प्रिंटफ के इफ के बाहर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या प्रिंट कर देगा, OS। ठीक, पेरेंट हमारा यहाँ अंदर था, ठीक, दोनों ही कंडीशन, ये भी पॉजिटिव आया ये भी पॉजिटिव आया, और एंड में T एंड T होता है तो ट्रू हमको मिलता है, तो पेरेंट अंदर आया इफ के, जब इफ के अंदर आया तो फिर से एक फोर्क स्टेटमेंट है, तो मैंने एक और चाइल्ड क्रिएट किया दैट इज C3, और ये क्रिएट करने के बाद जो पेरेंट है दैट विल प्रिंट OS, एंड जो नया चाइल्ड क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर इससे क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो यही होने वाला है प्रिंटफ, वो OS प्रिंट करेगा। एंड चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड जो इस फोर्क से क्रिएट हुआ था उसके लिए क्या हुआ, ये 0 है, लेकिन वो नया चेक करने जाएगा कि नहीं जाएगा? मैम मैम पहली 0 जा रहा तो फिर वो नेक्स्ट भी चेक करने जाएगा। क्यों चेक करने जाएगा, यस। तो एंड में हम जब शुरुआत ही फॉल्स हो गई तो दूसरा वाला ट्रू भी हो जाएगा, तो पूरा कंडीशन तो फॉल्स ही होने वाला है, राइट। ये इनिशियल फॉल्स हो गया और फिर बाद वाला ट्रू भी आएगा तो ये तो पूरा फॉल्स ही होगा,
और या फॉल्स होके दूसरा भी फॉल्स आएगा तो भी फॉल्स ही होगा। तो एंड ऑपरेटर जब लगा है और पहला फॉल्स आ जाता है तो वी डायरेक्टली मूव टू द वी टेक इट एज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंडीशन। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इफ फॉल्स हो गया मतलब ये C1 कहाँ जंप करेगा, डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट, तो OS प्रिंट करेगा। तो कितनी बार OS प्रिंट हुआ यहाँ पर, 4 टाइम्स, और पुराने वाले में कितनी बार प्रिंट हुआ था, 5 टाइम्स, और में हमारा 5 टाइम्स प्रिंट हुआ और एंड में हमारा 4 टाइम्स प्रिंट हुआ। ठीक, तो जितने लोग 4 टाइम्स किए दैट मीन्स दे आर, अब वो ग्रिप बना लिए, फोर्क सिस्टम कॉल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इधर वाला किसी ने किया क्या, क्या आंसर आया? मैम हेलो कितनी, हेलो नहीं, क्या है ये? मैम CSE 2 BIT 3। ओके, BIT 3। सभी का यही आया? सेकंड वाले का क्या आंसर आया, इस वाले का? मैम किसी ने, सेकंड वाले में जब हम हाँ, पहली बार फोक करेंगे तो जब जो हम्म, चाइल्ड बनेगा वो इफ के अंदर नहीं जाएगा। देखो जब यहाँ पर फोर्क करेंगे तो ये फोर्क चाइल्ड को क्या रिटर्न करेगा, उसका P में क्या वैल्यू जाएगी, चाइल्ड के P में 0, यस मैम। है ना, और ये फोर्क पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू, प्रोसेस आईडी, है ना, तो उसके P में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन चाइल्ड में 0 जाएगी। तो जब दोनों के दोनों नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने आएंगे, इस फोर्क के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इफ, तो जब दोनों के दोनों प्रोसेस आएंगे तो पेरेंट के लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो फॉल्स। जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू 0 है। तो आपका यस चाइल्ड मैम। डायरेक्टली BIT प्रिंट करेगा। ठीक है मैम। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम इसका एक बार ट्री बना दीजिए ना, सेकंड वाले का। अब सेकेंड वाले का, ओके, पेरेंट प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस यहाँ पर है, एग्जीक्यूट कर रहा है, पहला स्टेटमेंट है P इक्वल टू फोर्क, जैसे ही फोर्क स्टेटमेंट मिला इसने एक चाइल्ड को क्रिएट किया C1। ठीक, और ये जब फोर्क हुआ चाइल्ड तो क्रिएट हो गया और इसने रिटर्न किया पॉजिटिव, यहाँ पे P की वैल्यू आई पॉजिटिव और यहाँ पर P की वैल्यू आई 0। अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज इफ। तो इफ को जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो पेरेंट प्रोसेस ने किया इफ P इज ग्रेटर देन 0, इज इट 0, ग्रेटर देन 0, यस, तो ये अंदर जाएगा इफ के। वेयर इज चाइल्ड जो C1 है वो जब इस इफ को एग्जीक्यूट करेगा तो P की वैल्यू 0 है ना, तो P इज नॉट इक्वल, P इज इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये इफ कंडीशन इस चाइल्ड के लिए फॉल्स हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, प्रिंट एफ में, एल्स तो है नहीं, तो ये सीधे BIT प्रिंट करेगा। और पेरेंट हमारा इफ के अंदर आएगा, और जैसे ही इफ के अंदर आता है एक और फोर्क स्टेटमेंट है, तो मैंने एक और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। ठीक, अब ये पेरेंट प्रोसेस यहाँ पर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है, तो देखो ये होगा रिटर्न पॉजिटिव और ये होगा 0, बट यहाँ पर उसका कहीं कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ C2, दोनों के लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, प्रिंट है ना, प्रिंट, तो ये CSE प्रिंट करेगा और ये भी CSE प्रिंट करेगा। ठीक, अब ये पेरेंट प्रोसेस जैसे इफ का पूरे स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, इट विल कम आउट ऑफ द इफ एंड प्रिंट BIT। ठीक है, एंड जो चाइल्ड प्रोसेस है जो ये एग्जीक्यूट किया वो भी बाहर आके BIT प्रिंट करेगा। दैट मीन्स BIT हमारा 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है और CSE हमारा 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैम ये किस ऑर्डर में प्रिंट होगा ये नहीं हाँ, पूछा गया था। यही मैं कहना चाह रही, जब ऑर्डर की बात हो तो ये इस तरीके से बनाने में हमको प्रॉब्लम होगी, है ना। देखो अगर पूछा कि किस ऑर्डर में प्रिंट होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसी ऑर्डर को याद ना रखना पड़े उसके लिए हम ये वाला मेथड सॉल्व करते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर आप इससे याद रख सकते हैं तो आप देखिए, बट मेरे हिसाब से यही सही है। देखो अब ध्यान से देखो अंकित, ठीक है, पेरेंट प्रोसेस P, सेम क्वेश्चन मैं ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये पेरेंट प्रोसेस है P, यही करूं या ऊपर करूं, बहुत दूर हो जाएगा।
हम्म, ये देखो, ये है पेरेंट प्रोसेस पी। ठीक, पेरेंट प्रोसेस सबसे पहले फोर्क करता है। जैसे ही फोर्क करेगा तो हम इस देखो दूसरा मेथड है, आएगा आंसर सेम, लेकिन अब हमको ऑर्डर जानना है कि पहले बीआईटी प्रिंट हुआ, फिर सीएससी, फिर सीएससी, फिर बीआईटी की किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ। ठीक, ये जानने के लिए पहले हमने पेरेंट को एग्जीक्यूट करना चालू किया। जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फोर्क आता है। तो फोर्क होते ही हम क्या करते हैं, यहाँ से दो प्रोसेस क्रिएट करते हैं। एक वो प्रोसेस खुद होगा पेरेंट, और दूसरा जो उसने अभी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है C1। ऐसा किया मैंने, इसी पेरेंट का एक चीज यहाँ पे लिख दिया जस्ट टू मेंटेन द ऑर्डर। अब मेरे को इस नोड को देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको और इसको देखूंगी। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये मालूम है कि जो लीफ नोड में है वो सब मेरे करंट प्रोसेसेस हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे रूट नोड को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसकी एक कॉपी लीफ में डाल दी है। ठीक है, तो पेरेंट P और C1 इस फोर्क के बाद, तो जो P की वैल्यू है, ये P और वो P अलग है ना, ये वेरिएबल है। P की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी और इस उसी P की वैल्यू इस चाइल्ड के लिए 0 रिटर्न होगी। ठीक है, अब ये दोनों ही प्रोसेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को P एग्जीक्यूट करेगा तो क्या हो रहा है, इफ P इज ग्रेटर देन 0, P इज ग्रेटर देन 0, यस, फोर्क करो, फिर से फोर्क करो। इसका मतलब ये P, फिर से हम एक कॉपी बनाएंगे और एक नया चाइल्ड ये यहाँ से क्रिएट कर रहा है जिसको हम नाम दे देते हैं C2। ठीक है, ध्यान दो। अब आप इसको पहले एग्जीक्यूट कर लो या इसको कर लो, हम ऑर्डर यहीं से लेफ्ट टू राइट ही देखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप इधर देखो, हम पेरेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। पेरेंट इफ कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आया, फोर्क किया। फोर्क करने के बाद मैंने क्या किया, जो नया चाइल्ड बना और जो पेरेंट था वो दोनों को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। एक नोट पेरेंट का ही रखा और दूसरा नया जो चाइल्ड बना है उसका नंबरिंग कर दी। ठीक, अब पेरेंट क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे पहले वो सीएससी प्रिंट करेगा, राइट, फिर वो बीआईटी प्रिंट करेगा, बाहर आएगा इफ से और बीआईटी प्रिंट करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है C2, जो प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर वो उसका भी नेक्स्ट स्टेटमेंट सीएससी है, तो वो भी पहले सीएससी एग्जीक्यूट करेगा एंड देन बीआईटी। ठीक है, आप ध्यान रखो कि ये स्टैक में चीजें जा रही हैं, जिस ऑर्डर में आया है फोर्क उस तरीके से जा रही है स्टैक में, है ना, रिकर्सिव। तो ये फिर ये C1, ठीक, C1 जो यहाँ पर फोर्क हुआ था उसमें P इक्वल टू 0 है, तो P की वैल्यू यहाँ इफ उसके लिए फॉल्स हो जाएगा तो वो BIT प्रिंट करेगा। अब जब ऑर्डर की बात आए ना, तो आप यहाँ से जिस ऑर्डर में है वो ऑर्डर यहाँ से आप लिख सकते हो। मतलब पहले CSE प्रिंट हुआ, फिर BIT प्रिंट हुआ, फिर CSE प्रिंट हुआ, फिर BIT, BIT एंड देन अगेन BIT। तो 3 बार BIT प्रिंट हुआ, 2 बार CSE, बट इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर कॉमा कॉमा करके आपको दिया जाएगा आंसर में, ऑप्शन में। ठीक है, तो जब ऑर्डर पूछा जाए तो इसी तरीके से करो, आपको कुछ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप स्टैक को मेंटेन कर सकते हो कि किस ऑर्डर में फोर्क होता गया और एग्जीक्यूट होता गया। अगर आप ये सोचें कि पेरेंट एग्जीक्यूट होता गया, फोर्क करता गया और लास्ट में जाके वेट कर रहा है ना, टर्मिनेट होने के पहले, तो आप वहां पर वेट कर रहे हो बाकी चाइल्ड प्रोसेसेस के एग्जीक्यूट होने का। तो ये इस तरीके से हम मेंटेन करके ये ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। अंकित, कुछ समझ आया? यस मैम। अब ये क्वेश्चन तुम बनाओ, तुम सब बनाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैंने ओपन किया था क्लास के पहले कि कौन से क्वेश्चंस कराऊं, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन पेपर निकालो, क्या उसमें फोर्क का कुछ आया था क्या, उसको सॉल्व करके देखो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको सॉल्व, ये मैंने अभी अभी आपकी क्लास के पहले मैंने इसको निकाला, ये मैंने आज तक खुद भी सॉल्व नहीं किया है। लेट्स सॉल्व इट।
नॉट, ये नॉट ऑपरेटर है ना, नॉट फोर्क, यहाँ ब्रेसेस ये लगे हुए हैं, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर है ये फोर्क और प्रिंटफ भी इसी के अंदर है। यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है, और ये क्लोज हुआ हमारा ये वाला इफ, इसी इफ का एल्स भी है, जिसमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, जिसमें हो रहा है टू प्रिंट, ये एल्स क्लोज, और ये बाहर वाले इफ का भी एल्स है, ये इफ यहाँ एक, ये इफ हुआ यहाँ पर क्लोज बाहर वाला, एल्स प्रिंटफ, यहाँ पे प्रिंट हुआ 3। अब इसमें ना ऑर्डर बताना है, किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ, ठीक है, क्वेश्चन यही था। कौन से ईयर का है मैं देख लेती हूँ जब तक आप लोग सॉल्व करोगे। प्रिंट हो गया, ये हो गया, और फिर सबसे लास्ट में बाहर में है एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट, जिसमें 4 प्रिंट हुआ। जीरो, ये है कोड। अरे नॉट फॉर क्या है क्या प्रियेश? मैम? मैम सेकंड लाइन में नॉट फॉर्क है, तो नॉट फॉर्क में हम लोग फॉर्क नहीं क्रिएट नहीं करेंगे क्या? हाँ, नहीं नहीं, नॉट फोर्क मतलब क्रिएट नहीं करेंगे, फोर्क इज ए सिस्टम कॉल, नॉट इज एन ऑपरेटर। फोर्क जो भी रिटर्न करेगा उसके साथ नॉट लगाना है, तो फोर्क पॉजिटिव रिटर्न करेगा मैम तो नॉट पॉजिटिव फॉल्स हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू लेगा ना? हाँ, निगेटिव नहीं लेगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ के अंदर तो ट्रू या फॉल्स होता है ना, इफ के अंदर तो कंडीशनल है, तो फोर्क जो भी रिटर्न करेगा, अगर फोर्क ट्रू रिटर्न करता है, वो पेरेंट को रिटर्न करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू के आगे अगर मैं नॉट लगा दूं तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, है ना। और चाइल्ड को वो चाइल्ड को वो जीरो रिटर्न करेगा, नॉट जीरो, नॉट फॉल्स, मतलब क्या, ट्रू। तो ये है इसमें, चाइल्ड के लिए ये ट्रू हो जाएगा ये वाला इफ, और पेरेंट के लिए ये फॉल्स हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि नॉट लगा दिए। मेरा तो सॉल्व हो गया, मैम किसी का हुआ सॉल्व? हाँ, 24141434। परफेक्ट, यही तो आ रहा आंसर हमारा भी, और सबका? मैम क्या है रे? लिखो, आंसर लिखो, जिसने अभी बोला। किसने बोला अभी? मैं मीट में नहीं थी। यस मैम लिख रहा हूँ। कुशाल ने, ओके,
कोई नई आवाज आई खुशहाल। नहीं व्यास, थोड़ा गड़बड़ हो गया तुम्हारा। हाँ मैम हो गई। ये करेक्ट है। हो सकता है रॉन्ग हो, मेरा आंसर यही आया है, आप लोग भी चेक करो। हो सकता है रॉन्ग हो, जरूरी नहीं मैं भी करेक्ट सॉल्व करूं। यस मैम यही है। ये आ रहा है, ओके। सभी का आ रहा है कि अटक गए? यस मैम मैम आ यही गया। है। यस मैम सेम आ आ गया, रहा ओके। Yes, गुड गुड। देवेंद्र का सॉल्व हुआ क्या? यस मैम। तुमने कुछ बोला, मैंने सुना। सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा लगा। विनीत सिंह, यस मैम। मैं कर रहा हूँ अभी। कर रहे हो? करो करो। चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ताकि हम लोग प्रेडिक्ट वो वाला भी कर लें फटाफट। मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है? लेट मी रिकॉर्ड दिस। Okay. So with force system call, let's solve this question where this is one block and this is else of that block, you know, then and this is if and this is else of that block and this is out of every if. Let's solve that. So initially parent process P से हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है? और order, because we have to find out the order in which order this printf values will be printed. So for ordering, we'll go with second method, that is P parent. When parent executes its code, first is if condition. Inside if, fork system call. So it will execute, it will fork another child process. So let's put P here, the same, the copy of that parent process. It has created another child process, C1, okay? And this P, this new fork, this fork system call will return positive to the parent node, that is this, positive to the parent node and 0 to the child node just created. So if positive, that means the whole condition of the if is true, it will go inside the if, okay? The parent can go inside the if, whereas the new child that is created, it gets 0 as fork output or return output is 0. So child will not get into the if statement. Okay, so it will go directly into the else part of this statement, this if else if statement. So this is else part. C1 will execute directly the next instruction, that is else part, but the parent can go inside the if statement. And inside the if, you can see there is another if. Okay, so when we are executing the parent first, will execute C1 after that. Okay, so parent process will execute the next if statement because it is true now.
It is nested if. Inside if, again there is a fork system call. So if when there is a fork, let's create that fork. One more P and then fork, another child C2 here. So here this will return positive to the parent and 0 to the child process that is created here. But what is there? There is an operator, not operator is put inside the fork system call. That means not positive means it is false. And not 0, that is not true, that means, sorry, not false, that means true. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा. So because of that, the parent cannot go inside that in nested if statement, whereas the child can go inside that. Okay, so parent process, when the parent process execute this fork system call, it has created another child process that is C2, and this fork return positive value to the parent, but because of this not operator, this whole condition get false. Okay, that means parent will directly switch to the next statement, that is else part of this if, whereas the child process can get into this nested if statement. ठीक है, तो जब पेरेंट यहाँ पे आएगा else part में, तो else part it will print, there is no condition, no any other condition, the parent will print 2. Okay, here the parent will print 2, and after printing, am I right? Am I going right? Yes. And after printing this 2, it will go out of this if, क्योंकि if the condition true था, that's why it came inside, and now it goes out of this if and print this 4 statement, printf statement, that is printing 4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. Then next parent तो हमारा execute होकर terminate हो गया. The next child statement, that is C2, है ना, which is forked here. यहाँ पर हमने fork किया था. The condition is true for this child. How? This fork statement returned 0 to the child, that is C2, 0 return किया, and not 0 means 1 होगा. तो total if condition जो हो गई हमारी true हो गई for child 2. इस C2 के लिए true हो गई तो ये अंदर आएगा तो again एक fork है. That means हम एक और fork करेंगे तो इस C2 को हम as it is copy करेंगे और एक नया child create करेंगे, that is C3. Okay, so this fork creates this C3, यहाँ पर C3 create हुआ, right? Then this both, sorry ये C2 है ना, C2 and C3, both of these processes will execute next statement, that is printf 1, है ना. तो यहाँ पे ये 1 print करेगा, and after printing this printf सीधे कहाँ आ जाएगा, बाहर, printf 4. सेम वैसे ही C3 के साथ भी होने वाला, ये 1 print करेगा, 1 print करेगा, and then after that 1 it will come outside of that if condition, and सबसे लास्ट में हमारा है कॉमन स्टेटमेंट, दैट इज 4, ये प्रिंट किया. अब हमारा ये वाला जो लेफ्ट हाफ ऑफ द पार्ट है ना, वो हमारा हो गया है, और ये राइट साइड में हमारा एक चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से ये कंडीशन उसकी 0 थी, तो 0 थी मतलब इफ इज फॉल्स फॉर दैट C1, तो ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में गया था जहां पर इसने 3 प्रिंट किया, और बाहर आने के बाद इसने 4 प्रिंट किया. सो व्हाट इज द ऑर्डर हम कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा. सबसे लेफ्ट पार्ट में है ना, सबसे लेफ्ट में आपका जो प्रिंट हुआ है वो, देन लेफ्ट से आपको लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है ऐसे, ठीक. तो जितने लीफ नोड्स हैं उसमें जो भी वैल्यू है that will be printed in that order, 2 4 1 4 1 4 3 4. Okay, this will be the answer. ठीक है, बन गया सभी का, समझ में आया? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. आप क्वेश्चंस ना बना के डायरेक्ट गेट के डिफरेंट क्वेश्चंस फोर्क सिस्टम कॉल के वो डायरेक्ट सॉल्व करिए. 2-4 तो आपने सॉल्व कर लिए हैं. अच्छा, नेक्स्ट जो अभी फोर्क सिस्टम कॉल का वीडियो देखा, उसके बाद गेट क्वेश्चंस ऑन फोर्क सिस्टम कॉल भी है, वो गेट क्वेश्चन सब देख लेना. मैंने कुछ गेट क्वेश्चंस वहां पे 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं,
तो आपको कुछ वहीं पर से मिल जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो आप रिसेंट वाले पिछले 2 साल के नहीं होगा उसमें, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम। बहुत फास्ट उसको करूंगी क्योंकि उसका भी वीडियो मैंने देखने बोला था और आप लोग देखे होंगे ये मुझे लगता है। ठीक, तो प्रिडिक्शन ऑफ एसजीएफ बर्स्ट टाइम। एसजीएफ क्या था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो प्रिडिक्शन ऑफ एसजीएफ बर्स्ट टाइम, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि एसजीएफ क्या बोलता है कि जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा विल शेड्यूल दैट प्रोसेस फर्स्ट, राइट? तो कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है विदाउट प्रायर टू देयर एग्जीक्यूशन? हाउ डू यू नो कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम क्या है जब तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है? कैसे पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे? ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैसे करेंगे। तो पहले तो ये है कि ऑप्टिमल है, इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट दिस यू कैन बाय प्रिडिक्टिंग दैट, बट जरूरी नहीं है ना प्रिडिक्शन हमेशा हमेशा आपका सही हो। तो यू कैन प्रिडिक्ट इट इन अ स्टैटिक वे और इन अ डायनेमिक वे। तो व्हेन वी गो विथ स्टैटिक मेथड फॉर प्रिडिक्शन ऑफ बर्स्ट टाइम, तो पहला तो ये हो सकता है प्रोसेस साइज के बेसिस पे, है ना? प्रोसेस साइज के बेसिस पे आप कर सकते हो। प्रोसेस साइज मतलब 10 मिनट पहले एक प्रोसेस आया था जिसका साइज था 100 KB, इट टुक 1 सेकेंड टू एग्जीक्यूट। दैट मीन्स अभी जो प्रोसेस, अभी ये डेटा आपने स्टोर करके रखा है कहीं पर, ठीक है? मतलब अभी जो प्रोसेस आया है वो 110 KB का है, विच इज वेरी नियर टू दैट द एग्जीक्यूटेड प्रोसेस। तो इसने बोल दिया इट मे टेक approx 1 second or more than 1 second. Let's take 1 second for that process. तो इस तरीके से प्रिडिक्ट आप बेस्ड ऑन द प्रोसेस साइज कर सकते हो। देन प्रोसेस टाइप ऑल्सो। प्रोसेस टाइप मतलब ये मैंने और बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया, प्लीज गो एंड वॉच दैट। प्रोसेस टाइप मतलब 2 टाइप के प्रोसेसेस हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस, यूजर प्रोसेस। ओएस प्रोसेस जो होते हैं ज्यादा प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम सबसे कम बर्स्ट यूनिट देंगे, सबसे कम देंगे, ताकि वो, क्योंकि एसजीएफ है, जिनका कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए उनको कम बर्स्ट यूनिट का रखना पड़ेगा। एंड यूजर प्रोसेसेस में भी डिफर, इंटरैक्टिव हो सकते हैं, फोरग्राउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो उनका जो टाइमिंग है, जैसे अगर इंटरैक्टिव प्रोसेस है तो यूजर इंटरैक्ट कर रहा है ना, इंटरैक्ट करके वो हो सकता है एग्जिट हो जाएगा, तो उनको कम टाइम देंगे, है ना, उनका बर्स्ट यूनिट कम रखेंगे, सो दैट इट विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। तो इस तरीके से हम प्रोसेस टाइप के बेसिस पे भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस का। ये स्टैटिक वे है। ठीक, डायनेमिक वे में हम बोलते हैं कि देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट ये कि हम डायनेमिक मतलब जो हो रहा है एक्चुअली उसके बेसिस पे, ठीक है, स्टैटिक नहीं ले रहे, तो सिंपल एवरेजिंग कर सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग कर सकते हैं। सो व्हाट इज सिंपल एवरेजिंग? कि जितने भी प्रोसेस अभी तक एग्जीक्यूट हुए हैं उनका जितना भी बर्स्ट टाइम था उसको ऐड करते जाओ और जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं एवरेजिंग करते जाओ टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट प्रोसेसेस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट प्रोसेसेस बर्स्ट टाइम, वो होता है हमारा सिंपल एवरेजिंग। ठीक, तो सिंपल एवरेजिंग में हम ये बोलते हैं कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सिंपल एवरेजिंग में so if there are n number of processes, p1 p2 pn तक आपके processes हैं, और ti is the burst time of the एक्चुअल बर्स्ट टाइम, है ना, एक्चुअल बर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चला ऑफ द प्रोसेस आई, पी आई। ठीक है, एंड टाउ आई विल डिनोट द प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस पी आई। तो अगर मुझे ये n तक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब मुझे n+1 प्रोसेस का मुझे बर्स्ट टाइम निकालना है, तो मैंने प्रिडिक्ट किया टाउ n+1। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सिंपल एवरेजिंग में? आई विल ऐड
0 से लेकर अभी तक जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं n नंबर तक, सभी का जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम है उसको मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। और एवरेजिंग करना है तो मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर दूंगी, दैट इज सिंपल एवरेजिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर टेकिंग इन अकाउंट कि जो सबसे पहले जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस समय सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था, और अभी अभी जो दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उन सभी का समेशन हम और एवरेजिंग करके हम बोल रहे हैं कि जो नया प्रोसेस आएगा उसका बर्स्ट टाइम ये होगा। तो ये फिजिबल तो लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप सुबह जो काम कर रहे थे उस वो आप एक्चुअली डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि जो अभी आप काम कर रहे हो सकता है अभी जो काम कर रहे हो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जो सुबह काम कर रहे थे हो सकता है सुबह ज्यादा टाइम था, ज्यादा फ्री टाइम था, तो आपने ज्यादा बड़े काम आपने उस समय कर लिए, ज्यादा बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस उस समय एग्जीक्यूट कर लिए। तो ये फिजिबल नहीं था, दैट्स व्हाई वी मूव्ड इनटू एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। तो एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग में क्या होता है, not only we are not taking not only we are not only taking the actual burst time, but we are also considering the predicted previously predicted burst time of those processes। पहला प्रोसेस जब आया तो आपने जो प्रिडिक्ट किया था उसको भी अकाउंट में लेना है, और जैसे जैसे प्रोसेसेस आते गए उनके प्रिडिक्टेड और उनके एक्चुअल एक्सपोनेंशियल को भी आपको कंट्रीब्यूट करवाना है। तो वो आप कैसे करोगे, सेम देखो, मैं सीधे डायरेक्टली ये लिख रही हूं, अगर मेरे पास मुझे प्रिडिक्ट करना है टाउ n+1th प्रोसेस का, तो आई एम टेलिंग दैट कि मैं लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का एक्चुअल बर्स्ट टाइम लूंगी और लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का प्रिडिक्टेड बर्स्ट टाइम लूंगी। जब उसकी बारी आई थी, जब वो नया आया था, तो उसके लिए जो आपने प्रिडिक्ट किया था वो टाउ एन, और जो एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो एक्चुअल आया वो दोनों को आप इन्वॉल्व करोगे नेक्स्ट प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें वी आर इन्वॉल्विंग अनदर फैक्टर विच इज नोन एज स्मूथनिंग फैक्टर, दैट इज अल्फा, which lies between 0 to 1, ठीक है। ये 0 to 1 लाई करता है, इट मे बी इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करती हूँ, दोनों के बीच में कंट्रीब्यूशन सही रखने के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको, और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस अल्फा से। इज इट करेक्ट? देखो दोनों को मैंने इक्वल वेट दिया, अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 होगी तो दोनों को इक्वल वेट मिलेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 रख देती हूं तो क्या हो जाएगा, करंट जो हमारा जो अभी जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेडिक्टेड बर्स्ट टाइम, डायरेक्टली उससे इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रख देती हूं तो टाउ n+1 विल बी इक्वल टू Tn, दैट इज रीसेंट हिस्ट्री, है ना। रीसेंट जो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है उसका जो एक्चुअल बर्स्ट टाइम आया है उससे आपने उसके इक्वल कर दिया, ठीक। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू को आप 0 नहीं रख सकते, 1 नहीं रख सकते, आपको इन बिटवीन कुछ रखना पड़ेगा, और बेस्ट तो तब होगा जब आप उसको हाफ रखोगे, दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन आप उसको दोगे, ठीक है। तो हियर जो द पैरामीटर अल्फा जो है इट कंट्रोल्स द रिलेटिव वेट ऑफ रिसेंट एंड पास्ट हिस्ट्री इन आवर प्रेडिक्शन, ओके। देखो जब अल्फा 0 लिए तब क्या हुआ, रिसेंट हिस्ट्री हैज नो इफेक्ट, है ना, डायरेक्टली जो प्रिडिक्टेड जो था वो हमारा था। और जब अल्फा 1 लिए तो टाउ n+1 इक्वल हो गया Tn के, जो कि तो ओनली द मोस्ट रिसेंट CPU बर्स्ट टाइम मैटर्स इन दिस केस व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हमको अल्फा की वैल्यू कुछ बीच में रखनी पड़ेगी। तो इसको अगर देखो हम ये Tn+1 के लिए है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होगे कि इसमें कैसे हम सभी सारे प्रोसेसेस जो जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी तक जितने n नंबर ऑफ प्रोसेसेस में n सभी का कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो हुआ कैसे। देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ और टाउ n के लिए इक्वेशन लिखती हूँ, तो बताओ टाउ n के लिए इक्वेशन में क्या आएगा, आप लोग बताओ। टाउ n के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, अल्फा Tn -1
Tn minus 1 plus 1 minus alpha, बोलो, टाउ एन tau माइनस n वन। minus 1, करेक्ट, tau n minus 1, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो अगर मैं इस सेकेंड स्टेटमेंट को फर्स्ट में पुट करती हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो, tau n plus 1 इक्वल टू अल्फा Tn प्लस, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा Tn माइनस 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टाउ n माइनस 1, यही आएगा कि नहीं। इन द सेम वे जैसे जैसे मैं ये टाउ n माइनस 1 को मैं ये कभी ना कहीं आगे जाके क्या हो जाएगा, टाउ 0 या टाउ 1 होगा, ठीक है। जो पहली बार टाउ 0 क्या होगा, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था प्रिडिक्टेड, वो होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, देखो ये स्मूथनिंग फैक्टर है, धीरे धीरे अल्फा की जो भी वैल्यू हम लेंगे, अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा और कम हो गई, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये अल्फा हमको ये हेल्प कर रहा है कि जितना पुराना हो गया प्रोसेस उसका कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो टाउ 0 है इसका कंट्रीब्यूशन जो है, उसका जो फैक्टर, जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो बहुत ही नॉमिनल होगा, राइट। तो उसका कंट्रीब्यूशन है बट वेरी नॉमिनल। जो अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोसेसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आपका बनता है जिसके बेसिस पे you can predict the burst time of the next process that we need to take in account, ठीक है, क्लियर। तो इन ये था आपका प्रिडिक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का फॉर्मूला, जो आप लोगों को समझ नहीं आता। हियर अल्फा इज स्मूथनिंग फैक्टर, लिख लेना, स्मूथनिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो देन इट्स ओवर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है, देखो इनिशियली कैसा क्वेश्चन आएगा, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.5 और टाउ 1 गिवन है, ठीक है। देयर आर 4 प्रोसेसेस T1, T2, T3 एंड T4 एंड टाउ 1 इनिशियल जो आपने प्रिडिक्ट किया था उसकी वैल्यू दी हुई है 10। आपको बताना है T5 क्या है, T5 की वैल्यू बताना, T5 नहीं सॉरी टाउ 5 की वैल्यू आपको बताना कि ये 4 प्रोसेसेस हैं T1, T2, T3, T4। आप जब फिफ्थ प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट करोगे उसका प्रिडिक्शन क्या करोगे बेस्ड ऑन दिस, निकालिए, बताइए, तब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। मैम हम्म, मैम यहाँ पे T1, T2, T3, T4 की वैल्यू नहीं है। मैं यही सोच रही थी आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो, कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं यही देखना चाह रही थी। किसको समझ में आया, मैम वही सोच रहे थे। सोच रहे थे, यस मैम। सॉल्व नहीं कर रहे थे। मैम मैम वैल्यू ही नहीं पता तो। तो पूछना चाहिए क्वेश्चन लिख मैम, के आप बैठे तो हुए। क्वेश्चन बताए नहीं पूरा, हाँ।
वेट मैं लिख रही हूँ। आप लोग लिख लोगे 4, लिख लेती हूँ मैं, चलो रिकॉर्डिंग तो चली रही है। T1 की वैल्यू है यहाँ पर T1 की वैल्यू है 4, T2 8, T3 6 and T4 is 7। अब ठीक है, अभी भी कुछ मिसिंग तो नहीं है? नो मैम। अब हो जाएगा ना? अंकित तुम्हारा रोल नंबर क्या है? मैम F13। F36, ठीक है। परीक्षित, ओके। बना किसी का? मैम F10 प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना, लगा हुआ है प्रेजेंट। मैं लास्ट में बताऊंगी एक बार रोल नंबर, फिर आप लोग लीव करते जाना, मैंने नोट कर लिया। सॉल्व हुआ? यस मैम। क्या आया? सबसे पहले क्या निकालेंगे? टाउ 2 निकालेंगे क्या? यस मैम। यस मैम। तो टाउ 2 कैसे निकालेंगे? मैम अल्फा T1 प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ 1। अल्फा T1, ये हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये टाउ 1 हमको गिवन है 10, T1 है हमारा 4, तो टाउ 2 की वैल्यू, और ये अल्फा दिया हुआ 0.5, तो ये हमने निकाला 0.5 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 0.5 इज 0.5 इंटू टाउ 1 क्या है 10, तो क्या आया आंसर? टाउ 2 का 7 आया क्या? यस ओके। मैम। देन सेम टाउ 3 की वैल्यू, टाउ 3 निकालेंगे तो टाउ 2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू T2 की वैल्यू 8 प्लस 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही होगा इंटू टाउ 2, है ना 7, तो ये 7 आया, तो कितना हुआ? 7.5। ओके। टाउ 4 की वैल्यू क्या आई इन द सेम वे? क्या आई? 6.75। 6.75। 6.75। 6.75। ओके। सो अब हमको पूछा क्या था? टाउ 5 की वैल्यू, बस और क्या करना है, टाउ 5 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई T4 गिवन है 7 प्लस 1 माइनस अल्फा दैट इज अगेन 0.5 इंटू टाउ 4 दैट इज 6.75, तो हमारा क्या आया आंसर? 6.875। 6.875, तो टाउ 5 हमारा आया 6.875, दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कहीं पर, ठीक है?
तो अगर सीटी में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक, तो मैं एक बार रोल नंबर अनाउंस कर दे रही हूँ, अगर आपका रोल नंबर है तो आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे लास्ट में मुझे बताइएगा। ठीक है, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग टू। ओके, सेक्शन ई में जो प्रेजेंट है 1, 3, 5, जिनका होते जा रहा है नाम आ रहा है आप लीव कर सकते हैं ना। सेक्शन ई में प्रेजेंट है 1, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 50, 53, 57, 60, 62, 63, 64। सेक्शन ई में कोई बचा? सेक्शन ई में सबका हो गया ना। सेक्शन एफ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 46,